नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज के वीडियो में हम देखेंगे जो ओल्ड एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, तो उसको देख लेते हैं। आज का चैप्टर हमारा है वो क्या है, तेल ताड़ का देश नाइजीरिया। तो ये अध्याय नंबर 8 है। इससे पहले के अध्याय को हमने देख लिया था, तो आज हम इसके अगले अध्याय को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, जो अध्याय नंबर 8 है उसमें जो है मुख्य रूप से जो है हम किसकी बात करेंगे, नाइजीरिया। तो नाइजीरिया कहाँ है, तो नाइजीरिया जो है जो अफ्रीका है महाद्वीप, उसमें एक मुख्य कंट्री है, वहाँ की एक बड़ी कंट्री है। और यहाँ पे जो है ताड़ नामक एक पेड़ होता है ना, जिससे तेल निकलता है। तो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है, उगता है। इसीलिए इसको जो है तेल ताड़ का देश भी बोलते हैं। तो पहले हम एक बार क्या कर लेते हैं, मैप में देख लेते हैं कि नाइजीरिया है कहाँ पर। तो मैप से लोकेशन हमको पता चल जाएगी, तो हम देख लेते हैं। ये देखिए मैप में ये आपको दिख रहा होगा नाइजीरिया। यहाँ पर आप देखेंगे ये नाइजीरिया दिख रखा है, ठीक है। ये नाइजीरिया है आपका। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोई भी जब देश मैप में देखते हैं तो वो देखा करो कि उसकी स्थिति कहाँ पर है। तो उसकी स्थिति से हमें क्या होता है, वहाँ की जलवायु पता चल जाती है कैसी होगी, वहाँ का जो है मिट्टी कैसी होगी, इन सब चीज़ों के बारे में हमको पता चल जाता है। तो आप देख रहे होंगे नाइजीरिया जो है, इसकी जो है एक तट सीमा जो है किससे लग रही है, अटलांटिक महासागर से लग रही है, यानी इससे ये लग रही है। यहाँ पर देखा होगा आपने। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है एक तटीय देश है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है। अक्सर पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है लैंड लॉक्ड है। जिसे आप देखेंगे, चार्ट को देखेंगे, यहाँ पे चार्ट देखेंगे आप, चार्ट। तो चार्ट जो है उसकी जो सीमा, कोई भी सीमा जो है महासागर या फिर सागर से नहीं लगी हुई है। तो ये कैसा हो गया, भू आबद्ध। हिंदी में क्या बोलते हैं, भू आबद्ध, ठीक है। भू आबद्ध हो जाता है, हिंदी में बोलते हैं। और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लैंड लॉक्ड है ये, क्योंकि चारों तरफ से क्या है, ये लैंड है इसके। कहीं भी कोई भी इसकी सीमा जो है चार देश की जो है पानी से यानी कि महासागर से नहीं लग रही है, इसलिए जो है ये कैसा है, लैंड लॉक्ड हो गया। लेकिन नाइजीरिया की आप स्थिति को देखेंगे तो नाइजीरिया में क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे दक्षिण पश्चिम में यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, ये इसकी सीमा जो है अटलांटिक महासागर से लग रही है। इसका मतलब ये लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है। फिर आपको पता यहीं से हो गुजरती है, कौन सी रेखा निकलती है, ये 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा जो होती है, इक्वेटर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो भी यहीं पास से निकल रही है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ की जो जलवायु होगी कैसी होगी, वो गर्म होगी। क्योंकि आपको पता है कर्क रेखा जो होती है और मकर रेखा होती है, वहाँ उनके मध्य के जो क्षेत्र होते हैं वो वर्ष भर क्या होते हैं, वर्ष भर अधिक तापमान प्राप्त करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की जलवायु कैसी होती, गर्म होती है। ठीक है, दो बातें यहाँ पे क्लियर हो गई। पहली बात क्या हो गई कि विषुवत रेखा के नज़दीक नाइजीरिया है। दूसरी बात यह क्या है, लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है, क्योंकि इसकी जो सीमा जो है अटलांटिक महासागर से लगती है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या इसके बारे में बताया गया है। तो जो नाइजीरिया के, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ से हम कुछ फैक्ट देखेंगे जो पीटी के लिए आपको इम्पोर्टेंट होंगे, तो वो आप उसको अपना अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार तो वीडियो देखना होता नहीं है। एक बार देख लीजिए, जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उनको आप नोट डाउन कर लीजिए, उनको बार बार दोहराते रहिए ताकि जो है एग्जाम में आप उनको लिख सकें। देखिए क्या है, नाइजीरिया अफ्रीका के विशाल देशों में से एक है, यानी बड़ा देश है ये। इसकी जनसंख्या अफ्रीका के अन्य सभी देशों से क्या अधिक है। और यहाँ की खास बात क्या है, यहाँ की जो कम उम्र की जनसंख्या है, यानी कि जो युवा जनसंख्या है वो बहुत अधिक है, जिससे क्या भविष्य में भी क्या है, यहाँ पर जो है अधिक जनसंख्या रहेगी, क्योंकि युवा ज़्यादा हैं तो ज़्यादा मात्रा में, यानी कि उनका आधार कैसा हो गया, चौड़ा हो गया। जो जनसंख्या का आधार है वो चौड़ा है, जिससे जो है भविष्य में भी जो है यहाँ पे अधिक जनसंख्या रहेगी। फिर यह अफ्रीका महाद्वीप के सबसे अधिक संपन्न और प्रगतिशील देशों में एक से एक है। यहाँ पे यानी कि संपन्न भी है, यहाँ मतलब संसाधन वगैरह मिलेंगे। फिर अब देख लेते हैं कि भूमि और जलवायु यहाँ पे कैसी है। तो नाइजीरिया जो है निम्न भूभागों, यानी कि जो निम्न भूभाग वो होते हैं जो समुद्र तल से कम ऊंचाई के भाग होते हैं, तो निम्न भूभाग कहेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लो लेइंग एरिया। और पठारों का देश है, पठार थोड़ा ऊंचे होते हैं, तो निम्न भूभाग भी पाया जाता है यहाँ पर है, और पठार भी पाया जाता है। तो इन दोनों चीज़ों से मिलकर ये देश बना हुआ है।
दक्षिण का तटीय प्रदेश एक निम्न भूभाग है जो वर्षा वनों से क्या है, ढका है। तो हमने अभी देखा, हमने मैप में देखा, यहाँ पर है ये। तो यहाँ का जो क्षेत्र है, ये वाला जो कोस्टल एरिया के आसपास का क्षेत्र है वो कैसा है, निम्न भूभाग है। और इधर का एरिया कैसा है, पठारी भाग है। अब देखिए जैसे जैसे हम अंदर की ओर जाएंगे, जैसे जैसे, तो क्या होगा, बारिश की मात्रा अंदर की ओर कम होती जाएगी, क्योंकि समुद्र के पास अधिक बारिश होती है, वहाँ पे आर्द्रता होती अधिक है, जिसके प्रभाव में बारिश अधिक होगी। और जैसे जैसे हम देश के अंदर जाएंगे वैसे वैसे बारिश की मात्रा कम होती जाएगी। और यहाँ पे कैसे मिलेंगे आपको, घास मिलेगी, घास के बाद क्या मिलेगा, रेगिस्तान मिलेगा। यानी कि जैसे जैसे बारिश वर्षा की मात्रा जो होती है वो कम होती जाती है, वैसे वैसे वनस्पति भी प्रभावित होती है। पहले सदाबहार वन मिलेंगे, फिर घास के क्षेत्र मिलेंगे, उसके बाद क्या है, कटीली झाड़ियाँ मिलेंगे, मरुस्थलीय क्षेत्र मिलेगा आपको। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है। फिर यहाँ का धरातल ऊंचा नीचा है जो पानी की लहर के समान दिखाई देता है। तो आपको पता है लहर कैसे दिखाई देती है, अगर आप देखेंगे ऐसे लहर तो ऐसे ही दिखाई देगी ना, ये लहर। तो कहीं पे ऊंचा होगा, कहीं पे नीचा होगा, कहीं पे ऊंचा होगा, कहीं नीचा। यानी कि यहाँ की जो स्थलाकृति है, यहाँ की जो उच्चावच है वो ऊंचा और नीचा है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके उत्तर में क्या, जोश का पठार है। तो ये फैक्ट है। ठीक है, उत्तर यानी कि जो हमने अभी देखा ये ऐसे, तो यहाँ पर ये क्षेत्र है मान लो, तो ये उत्तर का ये जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा, जोश का पठार है। ठीक है, तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि जोश का पठार कहाँ है, तो अफ्रीका महाद्वीप के नाइजीरिया देश में है। तो ये आप फैक्ट इसको लिख सकते हैं आप हैं। फिर यहाँ दक्षिण के वन प्रदेश की सघनता धीरे धीरे कम होते हुए घास भूमि में बदल जाती है। हमने आपको बता दिया, जैसे जैसे पानी की मात्रा कम होती जाएगी तो घास उगेगी फिर वहाँ पर। फिर देश का सबसे उत्तरी भाग जो है सहारा मरुस्थल से मिल जाता है। तो आपको पता है इस साइड में क्या है, आपका सहारा मरुस्थल है। तो जो इधर का जो क्षेत्र होगा वो सहारा मरुस्थल के प्रभाव में आ जाता है। फिर नाइजर यहाँ की क्या है, मुख्य नदी है। तो हमको किसी भी देश की मुख्य नदी का नाम को पता होना चाहिए। जैसे भारत है तो भारत की मुख्य नदी कौन सी है, गंगा नदी है। तो ऐसे नाइजीरिया का जो है, नाइजीरिया देश के लिए सबसे मुख्य नदी कौन सी है, नाइजर। और इसी नदी के नाम पर ही इस देश का नाम भी पड़ा है, क्या, नाइजीरिया। तो वही लिखा हुआ है, इसी नदी के नाम पर इस देश का नाम पड़ा है। यह नदी जो है गिनी की खाड़ी में गिरती है। तो गिनी की खाड़ी मतलब ये जो कोस्ट के एरिया है इसको बोलते हैं गिनी की खाड़ी। तो नदी ऐसे बहते हुए आएगी और इसमें गिर जाएगी। तो अटलांटिक महासागर के जो गिनी की खाड़ी है वहाँ पर ये नदी समुद्र में गिर जाती है। फिर देखिए देश के उत्तर पूर्वी भागों की जो नदियाँ जो हैं वो 4 झील में गिरती हैं। जो यानी कि उत्तरी क्षेत्र ये ऐसे मान लो है, यहाँ पे आपने देखा ये है, और यहाँ पे 4 झील यहाँ पे इधर है। तो इधर साइड की जो नदियाँ हैं वो इधर की ओर बहती हैं, इधर की ओर। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी भागों की जो नदियाँ हैं वो 4 झील, यहाँ 4 देश है, 4 देश के पास ही जो है अंदर उसी के एक झील पाई जाती है जिसका नाम क्या है, 4 झील है। तो ये उत्तर पूर्व की जो नदियां हैं वो उत्तर पूर्व की नदियां जो हैं उनका ढाल ऐसे है कि इस झील में जाके वो गिरती हैं। इस प्रकार वे एक अंतः प्रवाह क्षेत्र बनाती हैं। तो अंतः प्रवाह क्षेत्र वो होता है प्रवाह क्षेत्र जो किसी सागर में या महासागर में नहीं गिरती हैं, आंतरिक भाग में ही गिर जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं, अंतः प्रवाह नदियाँ। फिर अंतः प्रवाह क्षेत्रों की नदियों का जो है पथ सागर या महासागर तक नहीं पहुंचता, वही मैंने हमको बता दिया। फिर नाइजीरिया के जो तटीय भागों में विषुवतीय जलवायु पाई जाती है, क्योंकि विषुवत रेखा के नज़दीक है इसलिए यहाँ की जलवायु कैसी होगी, विषुवतीय जलवायु होगी। और यहाँ साल भर वर्षा होती है। आंतरिक भागों में जो है ग्रीष्म ऋतु कैसी होती है, शुष्क रहती है। इस ऋतु में प्रायः गर्म और धूल भरी हवाएं चलती हैं, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो वहाँ के जो हवाएं चलेंगी तो क्या मिट्टी को साथ में लेके चलेंगी, तो धूल भरी हवाएं चलती हैं और उत्तर पूर्व की ओर से चलती हैं। ये जैसे ऐसे चलेंगी इधर की ओर से, ऐसे उत्तर पूर्व की ओर से चलती हैं। और इन हवाओं का नाम क्या बोलते हैं, हार्मटन कहते हैं। क्योंकि ये आप देखेंगे ऐसे मान लो ये, तो यहाँ पर क्या है, सहारा डेजर्ट हो गया पूरा ये। तो सहारा डेजर्ट से हवाएं चलती हैं ऐसे उत्तर पूर्व की ओर। तो यहाँ नाइजीरिया हो गया, तो ये इधर की ओर हवाएं चलती हैं तो कैसी होती हैं, गर्म होती हैं और सूखी होती हैं। क्योंकि
जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पे हवा कैसी होगी, शुष्क होगी। तो गर्म है और सूखी हवाएं होती हैं, और इन्हीं पवनों को क्या बोलते हैं, हरमटन बोलते हैं। तो अक्सर पूछा जाता है कि हरमटन जो हवाएं चलती हैं कहाँ चलती हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा घाना के तट की ओर, घाना का तट है ये, तो इसी की ओर चलती हैं। और कहाँ से चलती हैं, सहारा मरुस्थल से चलती हैं और घाना के तट की ओर चलती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हवा है ये, तो अक्सर पूछा जाता है। और इसका दूसरा नाम क्या है, डॉक्टर की पौने बोलते हैं, डॉक्टर विंड्स भी बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं इसका है, क्योंकि ये जो हवाएं होती हैं ये शुष्क हैं, यानी कि शुष्क हैं, सूखी हुई एकदम है, और गर्म हैं। ठीक है, कि क्या विशेषता है, शुष्क हैं और गर्म हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये हवाएं जब इस क्षेत्र में आती हैं। अब यहाँ का क्षेत्र कैसा है, यहाँ का क्षेत्र समुद्र के पास से है, तो यहाँ का क्षेत्र जो है वो कैसा है, आर्द्र है और कैसा है, गर्म है। ठीक है, आर्द्र है और गर्म है। तो ऐसे में जब ये शुष्क हवाएं जब यहाँ पे आती हैं, तो यहाँ के जो मौसम होती है उसकी आर्द्रता को क्या कर देती हैं, वो कम कर देती हैं, डाउन कर देती हैं। आर्द्रता कम हो जाती है, तो इसकी वजह से यहाँ का मौसम कैसा हो जाता है, सुहावना हो जाता है। क्योंकि अगर अधिक आर्द्रता होगी तो क्या होगा, है मौसम बहुत ही मतलब अजीब सा होगा, चिपचिपा टाइप का होगा। आपने देखा होगा बारिश के मौसम में जैसा होता है, गर्म हो और गर्मी हो और बारिश भी हो जाए, तो उस टाइप का जो चिपचिपा मौसम होता है, आर्द्रता भरा मौसम होता है, तो उसमें बीमारियां बहुत फैलती हैं, थकावट बहुत महसूस होती है। तो जब ये हवाएं आती हैं तो बीमारियों को ख़त्म कर देती हैं, क्योंकि इससे ये क्या करती हैं, आर्द्रता को क्या कर देती हैं, कम कर देती हैं ये हवाएं। इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया है, डॉक्टर की पौने भी कहते हैं। वैसे इनका नाम क्या है, हरमटन नाम है इनका। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि यहाँ पे साधन क्या क्या पाया जाता है, कृषि किस चीज़ की होती है, ये सब चीज़ों को देख लेते हैं। तो साधन और उनका उपयोग देख लेते हैं। तो फसलें देख लेते पहले हैं। तो नाइजीरिया मुख्यतः जो है कृषि प्रधान देश है। देश के अधिकांश भूमि पर क्या खाद्य फसलें पैदा की जाती हैं जो स्थानीय उपयोग में आती हैं, यानी कि जो खेती करते हैं अपने लिए ही करते हैं, बेचने के लिए नहीं करते हैं वो। तो परंपरागत टाइप की कृषि है, गरीब किसान हैं, और इनमें मुख्य रूप से जो है रताल हो गया, कैसावा हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, चावल हो गया, शकरकंद हो गया, सेम है, ये मुख्य फसलें यहाँ की होती हैं। यह देश जो है खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है, क्योंकि खेती मुख्य इनका पेशा है, तो इतना ये उत्पादन कर लेते हैं कि अपने ज़रूरत भर के लिए जो है उत्पादन कर लेते हैं। तो इसीलिए खाद्यान्न के मामले में क्या है, आत्मनिर्भर हैं। और कुछ कृषि उपजों के निर्यात के लिए भी बहुत प्रसिद्ध हैं। कुछ जो है प्रोडक्ट हैं उनका वो निर्यात भी करते हैं। ताड़ की गिरी और तेल और मूंगफली के निर्यात में नाइजीरिया जो है विश्व में आगे है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। आगे लिख रखा है ये कि दोनों प्रकार के तेलों के रासायनिक गुणों में भिन्नता होती है। इस तेल का क्या है उपयोग, कृत्रिम मक्खन बनाते हैं। जैसे तेल जो हमने देखा, मूंगफली हो गया, ताड़ का तेल हो गया, तो इसका इस्तेमाल क्या करते हैं, मक्खन बनाने में, साबुन बनाने में, मोमबत्ती हो गया, सिर में लगाने वाला जो तेल होता है, कई दूसरे अन्य प्रोडक्ट बनाने में भी इनका इस्तेमाल होता है। तो मुख्य रूप से जो है ये तेल का ही निर्यात करते हैं। फिर पशुपालन के देख लेते हैं कि यहाँ पे पशु कौन से होंगे। तो जाहिर सी बात यहाँ पे पशु कौन से होंगे, जो गर्म क्षेत्र में होते हैं ना, गर्म हो और आर्द्र क्षेत्र वाले में रहते हैं। तो उत्तर में क्या है, सवाना घास भूमि पर जो है पशुपालन मुख्य व्यवसाय है, क्योंकि जहाँ पे घास वाला एरिया होता है वहाँ पे खेती तो हो नहीं सकती, क्योंकि बारिश की कमी होती है। तो वहाँ पे क्या है, घास उगती है, प्राकृतिक रूप से चारागाह होते हैं। प्राकृतिक चारागाहों में जो है जो पशुधन होता है उसका पालन किया जाता है, यानी कि पशुओं का पालन किया जाता है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से गाय हो गया, बैल हो गया, भेड़ हो गया, बकरी है, यहाँ के मुख्य पशु हैं। और बकरी की जो खाल होती है वो नाइजीरिया के चमड़े उद्योग में काम आती है। अगला देख लीजिए, वन की बात कर लेते हैं कि वन क्या कौन कौन से होते हैं। तो देश के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग जो है वनों से ढका हुआ है, यानी कि 1/3 जो है वहाँ पे क्षेत्र जो है 33% जो है वनों के अंतर्गत ढका हुआ है। इमारती लकड़ी और प्लाईवुड निर्यात की महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं। तो कुछ ही वस्तु लकड़ी वगैरह हैं, उनका इस्तेमाल जो है निर्यात के लिए जो है किया जाता है। फिर जल विद्युत की बात कर लेते हैं। तो नाइजीरिया जो है जल विद्युत के साधनों में क्या है, संपन्न है। ठीक है, बारिश अधिक होती है जिसकी वजह से उनके पास जल की पर्याप्त मात्रा है।
कैंजी बांध नाइजर नदी पर बनाया गया। अब ध्यान रखिएगा, कभी भी पूछ सकता है कि कैंजी बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो हमें ध्यान रखना है नाइजर नदी पर ये कैंजी बांध बना हुआ है। और उत्तर में जोश के पठार पर 4 जल विद्युत केंद्र हैं, यानी अन्य जो जोश के पठार पर भी जो अन्य जल विद्युत परियोजनाएं भी बनाई गई हैं। तो हमको मुख्य रूप से यहाँ पे क्या याद रखना है कि कैंजी बांध कहाँ है, तो कैंजी बांध जो है नाइजीरिया नदी पर स्थित है। इस चीज को ध्यान रखना है बस। अब देख लेते हैं यहाँ पे खनिज कौन से पाए जाते हैं मुख्य रूप से। तो खनिजों में हम देखते हैं तो खनिज मुख्य रूप से जो है नाइजीरिया के मध्यवर्ती पठार में जो बीच का हिस्सा है वहाँ पे टिन है, कोलबाइंट हो गया के विशाल भंडार है। तो मुख्य रूप से टिन हो गया, कोलबाइंट है। इन दोनों खनिजों की भारी मात्रा में निर्यात किया जाता है, यानी यहाँ से निर्यात भी किया जाता है जिससे जो है उनको विदेशी मुद्रा मिलती है। फिर नाइजीरिया में लोहा हो गया, सीसा हो गया, जस्ता हो गया, मैग्नीज है, चूना के पत्थरों के भी जो है भंडार अवेलेबल हैं। फिर पश्चिमी अफ्रीका में यही अकेला कोयला उत्पादक देश है। तो ये पूछ सकता है कभी कभी कि अफ्रीका में वह कौन सा क्षेत्र है या फिर कौन सा देश है जहाँ पे कोयला पाया जाता है, क्योंकि अफ्रीका में सब कुछ है लेकिन कोयले की बहुत कमी है, इसीलिए वहाँ पे उद्योग नहीं लग पाए हैं। क्योंकि कोयला नहीं होगा तो ऊर्जा नहीं मिलेगी, ऊर्जा नहीं होगी तो फिर उद्योग कैसे चलेंगे फिर, ठीक है। लोहा वगैरह सब पे मिलता है, वहाँ लोहा मिलता है, बॉक्साइट मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप की एक कमी क्या है, यहाँ पे कोयले की कमी है, ठीक है। लेकिन जो है नाइजीरिया में जो है कोयला मिलता है, नहीं पश्चिमी अफ्रीका में जो है यही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कोयला मुख्य रूप से उपलब्ध है। फिर अफ्रीका में क्या है, खनिज तेल के बड़े उत्पादकों में से नाइजीरिया भी एक है। तो खनिज तेल भी यहाँ मिलते हैं जिसमें नाइजीरिया के पास भी है। 1970 के दशक में तेल का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा था इस क्षेत्र में। इससे नाइजीरिया के क्या हो गया, आर्थिक स्थिति पर कई प्रभाव पड़े। इससे एक ओर तो देश को खूब धन मिला, लेकिन दूसरी ओर यहाँ की खेती पर बहुत बुरा असर हुआ। देश की आय में वृद्धि होने से सभी तरह की सेवाओं की मांग जो है बढ़ गई है। परिणाम स्वरूप क्या हो, नौकरियों में लगे लोगों का प्रतिशत जो 1970 में 10% था केवल 1982 में बढ़कर 23 हो गया। ये हमको अब याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि डाटा पुराना है और हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है हमें, ठीक है। तो हमें ये पता नहीं होना चाहिए कि कितना वहाँ पे आय है क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कौन कौन से रिसोर्सेज वहाँ मिलते हैं, ये पता होना चाहिए हमें, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर नाइजीरिया में देख लेते हैं। तो नाइजीरिया में कई तरह के उद्योग लगाए गए हैं। इसमें कौन सा है, वस्त्र उद्योग हो गया, एक तो भोजन सामग्री तैयार करने का उद्योग हो गया, चमड़ा उद्योग हो गया, तेल के कारखाने हो गए, सिगरेट उद्योग हो गया, रबड़ उद्योग हो गया, धातुओं का सामान बनाने के कारखाने मुख्य रूप से हैं। यहाँ पे इस तरह के जो हैं पाए जाते हैं। नाइजीरिया की यातायात और संचार की व्यवस्था भी अफ्रीका में सबसे अच्छी है, क्योंकि काफ़ी विकसित क्षेत्र है ये अन्य के देशों के मामले में नाइजीरिया, इसलिए जो है वहाँ पे संचार और यातायात की व्यवस्था भी अच्छी खासी है, ठीक है। फिर हमें जनसंख्या वगैरह नहीं पढ़नी है क्योंकि जनसंख्या वगैरह हमको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देख लेते हैं लागोस, यहाँ की नाइजीरिया की राजधानी है लागोस। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि नाइजीरिया की राजधानी कौन है, लागोस है, क्योंकि अक्सर देता है एग्जाम में कि इधर एक साइड दे देगा देश दे देगा, दूसरी साइड दे देगा राजधानी दे देगा, फिर कहेगा मैच करो कि कौन सी राजधानी किस देश की है। तो हमें पता होना चाहिए कि नाइजीरिया जो है उसकी राजधानी लागोस है। फिर लागोस और पोर्ट हार्कोर्ट यहाँ के प्रमुख बंदरगाह हैं। तो लागोस एक तटीय क्षेत्र में बसा हुआ है और पोर्ट हार्कोर्ट पूछ सकता है कि कहाँ पे है, तो पोर्ट हार्कोर्ट जो है यहीं नाइजीरिया का ही एक प्रमुख बंदरगाह है, ठीक है। फिर इबादान जो है सबसे बड़ा नगर है यहाँ का और एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। कानो, कादुना और जोस उत्तरी भाग के प्रमुख औद्योगिक नगर हैं। दक्षिणी भाग में प्रमुख औद्योगिक नगर कौन सा है, लागोस और पोर्ट हार्कोर्ट। तो दक्षिण साइड का मुख्य रूप से कौन सा केंद्र है, नगर है, बड़ा नगर, तो लागोस एक तो राजधानी होगी, दूसरा पोर्ट हार्कोर्ट। तो हमको बस दो नाम यही याद रखना है कि पोर्ट हार्कोर्ट कहाँ है और लागोस कहाँ है। तो लागोस नाइजीरिया का राजधानी हो गया। अब पोर्ट हार्कोर्ट क्या हो गया आपका, वहाँ का एक प्रमुख बंदरगाह हो गया। लागोस भी एक प्रमुख बंदरगाह है और पोर्ट हार्कोर्ट भी एक प्रमुख बंदरगाह है, ठीक है। तो ये रहा आपका नाइजीरिया का पूरा हमने देख लिया आज। इसमें इतना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट था केवल, ठीक है। फिर इसके बाद हम अगला अध्याय नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का भी जो है नोटिफिकेशन मिल जाए।
तो चलिए फिर आज का वीडियो हम फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।